हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डांगी अकेडमी पर। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है तो इस टॉपिक के 2 वीडियो ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ धातु क्या होता है और अधातु क्या होती है। उन वीडियो में आप देख चुके हैं इनकी रासायनिक और भौतिक गुणों को, यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख चुके हैं। तो यदि आप किसी भी मीडियम से, चाहे इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं सारी टर्म्स आपको दोनों मीडियम में बता रही हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के इस टॉपिक में जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं या टर्म्स बच गई हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो धातु, अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेटलॉइड्स या उपधातु। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस देने की। उपधातु या मेटलॉइड्स क्या होता है? तो कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है। सो इट इज़ नॉन एज मेटलॉइड्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एंटीमनी, इसका सिंबल होता है Sb। आर्सेनिक, ये सभी क्या है? मेटलॉइड्स हैं या उपधातु हैं, बिकॉज इनमें क्या है? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो उपधातुओं का समूह सबसे छोटा है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ग्रुप की यदि कंपैरिजन या तुलना की जाए तो जो तीनों में सबसे छोटा ग्रुप आएगा वो आएगा आपका उपधातु या मेटलॉइड्स का। तो जितनी भी ज्ञात उपधातु हैं यानी जितनी भी नॉन मेटलॉइड्स हैं उनके टोटल नंबर से 8, यानी 8 मेटलॉइड्स ही आप हमें मालूम है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेटल जब एसिड से या अम्ल से रिएक्शन करती है या बेस क्षार से रिएक्शन करती है तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर कैसा होता है, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जबकि जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं, यानी कि एंटीमनी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटलॉइड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक टर्म्स क्या होती है? मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनमें किसे प्रॉपर्टी हो, एसिड की भी हो और बेस की भी हो, यानी कि दोनों का नेचर उनके अंदर प्रेजेंट होता है और वो दोनों से क्रिया कर सकते हैं। इसे कहा जाता है उभयधर्मी या एम्फोटेरिक इन्हें कहा जाता है। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और इसके जो ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट तीनों के ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर मिल जाएंगे और साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देख लेते हैं प्रकृति में तत्वों की विद्यमानता। हमारा ब्रह्मांड विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है। अभी तक ज्ञात लगभग 117 तत्व इसकी रचना करते हैं। तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर वृहद रूप में धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। यानी जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उन्हें हमने डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। और कुछ बच्चे हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी है, वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की प्रतिशत, यानी जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट है वो यहाँ पर हमें बता दिया गया है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया आपका 49%, एल्यूमिनियम हो गया 7 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये आप कंफ्यूज मत होजिए। एक है आपका कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है वो अलग है, और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। कैसे निकाला गया है कि एटमॉस्फेयर आपको मालूम है एक पूरे सराउंडेड एक लेयर होती है, एक घेरा होता है, इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। और ये जो धरती की, अब मान लीजिए हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के फॉर्म में कितने परसेंट प्रेजेंट है वो अलग परसेंटेज है। और ये जो हमारी धरती है, इस मिट्टी की ये जो लेयर बनी है इसके अंदर हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, दोनों का परसेंटेज लेवल अलग अलग है। तो यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है 49%, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है 7.5, सिलिकॉन 26%, आयरन 4.2, कैल्शियम 3.2, सोडियम 2.4, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम 2.3, हाइड्रोजन 1% और अन्य तत्व 2%। तो कुछ तत्वों के जो परसेंटेज है वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब तक ज्ञात तत्वों में 85 धातुएं। देखिए एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि जितने भी नॉन एलिमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है।
तो 85 है। ऐसे मेटलॉइड्स कितने हैं, तो 8 हैं। ऐसी कौन सी अधातु है या नॉन मेटल है जो ओनली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान रखना है बोरोन। इस टाइप से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, इसके बजाय कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करें। हमेशा पहले टॉपिक को अच्छे से कवरअप कर ले और उसके बाद ही उसके क्वेश्चन लगाए, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज वहाँ पर हो जाएगा। प्रकृति में धातुएं निम्न दो अवस्था में पाई जाती है, यानी जितने भी मेटल्स हैं वो दो स्टेट में प्रेजेंट होगी। एक तो वो जो रिएक्शन करेगी और एक जो रिएक्शन नहीं करेगी, यानी अक्रियाशील धातुएं जो कि नोबल गैसेस है या उनको उत्कृष्ट धातुएं उनको कहा जाता है, जिनका विद्युत धनात्मक गुण निम्न होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये धातुएं CO2, O2 और H2 आदि से प्रभावित नहीं होती। इन्हें जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है और नोबल गैसेस भी इन्हें कहा जाता है। ये क्या होती है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। ये आपने देखा होगा जो लास्ट वाला ग्रुप है हीलियम वाला, ये फ्री स्टेट में पाई जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2 यानी वाटर का कोई भी इफेक्ट इन पे नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्या होगा, विद्युत धनात्मक गुण सबसे कम होता है और ये इजिली फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। ये आपको देख चुके होंगे, पीरियोडिक टेबल की जो सबसे लास्ट वाली सीरीज है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक क्रियाशील धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। ये धातुएं CO2, O2 और H2 से क्रिया करती है, यानी बाकी जितनी भी धातुएं बचती हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड नहीं होता है, इसलिए वो कोशिश करती है कि स्टेबलाइज्ड हो जाए, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करती है। इसलिए यदि उन्हें दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता है तो खुद के अपने ही एलिमेंट के साथ में क्रिया कर लेती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो H के फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा आपको, H2 के फॉर्म में मिलेगा, यानी हाइड्रोजन H+H इन दोनों ने आपस में ही रिएक्शन कर ली है और ये स्टेबल होने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। खनिज एवं अयस्क, मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं, तो खनिज को कहा जाता है इंग्लिश में मिनरल्स और अयस्क को कहा जाता है ओर। तो जितनी भी अधिकांश धातुएं होती है प्रकृति में अपने यौगिकों के रूप में अन्य अशुद्धियों के साथ चट्टानों की ऊपरी सतह में पाई जाती है, यानी मोस्ट ऑफ देम जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या करती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने ही सेम, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कर लेगा, उसके साथ में ही कुछ और इम्प्योरिटीज भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी और वो चट्टान जितनी भी रहेंगी उनकी आउटर सरफेस पे वो प्रेजेंट होती है, इसी को कहा जाता है खनिज। और उपस्थित जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, तो ये आपको मिलेगा बॉक्साइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट के फॉर्म में। तो जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो एल्यूमिनियम अलग निकाल लिया जाएगा और जितनी भी अदर इम्प्योरिटीज रहेगी उन इम्प्योरिटीज को कहा जाता है यहाँ पर गैंग या मैट्रिक्स। इस प्रकार किसी धातु का यौगिक जो प्रकृति में पाया जाता है उसे खनिज कहा जाता है। तो जो एल्यूमिनियम मिलता है हमें बॉक्साइट के फॉर्म में, इसे कहा जाता है खनिज। यानी कोई भी मेटल जब उसकी अशुद्धियों के साथ में प्रकृति में मिलेगी तो उसे कहा जाएगा खनिज या मिनरल्स। वे खनिज जिनसे धातु व्यापारिक रूप से निष्कर्षित की जाती है उसे कहा जाता है अयस्क। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो नेचुरल मिलेगा आपको, चाहे वो यौगिक के फॉर्म में मिल रहा है आपको, कोई भी धातु यौगिक के फॉर्म में, चाहे उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो या ना हो, वहाँ उसकी बात नहीं की जा रही, तो वो आपका हो जाएगा मिनरल्स। लेकिन जब उसका व्यापारिक रूप से उससे कोई भी धातु निष्कासित करने लग जाए, जैसे कि आपका बॉक्साइड हो गया, अब ये व्यापारिक रूप से इसमें किया जाएगा, तब इसे कहा जाता है ओर्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं है, ध्यान रखिए। सभी अयस्क तो खनिज होंगे लेकिन सभी खनिज कभी भी अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि सभी का व्यापारिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमें अयस्क दे दिए गए हैं, ये आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर इजीली, क्योंकि मैं एक एक अयस्क को पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो धातु है वो यौगिक के रूप में प्रेजेंट है तो उसे खनिज कहेंगे, लेकिन यदि कोई भी जो धातु है यदि व्यापारिक रूप से उसका निष्कर्षण किया जा रहा है तो उसे और कहा जाएगा। और जितने भी अयस्क हैं वो सब खनिज होंगे, लेकिन सारे खनिज कभी भी अयस्क नहीं होंगे। अब देख लेते हैं संचारण, इससे भी एक दो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वातावरण के विद्युत रासायनिक प्रभाव तथा अनिश्चित रासायनिक प्रभाव द्वारा किसी ठोस धात्विक पदार्थ की क्रमिक हानि तथा क्षरण के किसी प्रक्रम का इसकी सतह पर प्रारंभ होना संचारण कहलाता है, यानी इरोजन क्या होता है ना। तो देखिए कोई भी जो मेटल्स हैं, जैसे लगभग सारी मेटल्स पे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर
संक्षारण यानी कि रस्टिंग। तो रस्टिंग किस टाइप से हो रही, जैसे आपने लोहे को खुला छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में, तो वो क्या करेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और उसकी जो सतह है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी या उसमें उसकी जो सरफेस है उसका लॉस होने लगेगा, उसी को कहा जाता है यहाँ पर संक्षारण या फिर आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये किस टाइप से हो रहा है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। देखिए ये आयरन था, जब इसको खुला छोड़ दिया गया एनोड पर तो ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो गए इसमें से। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, हाइड्रोजन रिएक्शन हुआ और ये देखिए ये इस टाइप से इसकी पूरी रिएक्शन होगी। अब पूरी रिएक्शन आप नीचे देख सकते हैं किस टाइप से रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में जो आयरन है उसका ही लॉस यहाँ पर हो रहा है। बट इसके लिए क्या क्या हो कि उसको हवा मिले, यानी ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी उसको मिलना चाहिए। तो देखा होगा आपने जनरली बरसात के दिनों में ज़्यादा इस टाइप की रिएक्शन होती है। तो दो स्टेप में हो रही है। यहाँ पर देखिए O2.2H2O रिएक्शन हुई, फिर यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन हुई XH2X यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ। अब कैसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, तो उचित पदार्थ की परत चढ़ाकर, जैसे उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, ग्रीस या दूसरी धातु चढ़ा दी जाए, तो उससे क्या होगा, जो वो धातु है उसकी रस्टिंग रुक जाएगी या उसका जो कुछ ना कुछ मात्रा में उसकी जो नुकसान हो रहा था, हानि हो रही थी, उसको हम रोक सकते हैं उचित धातुओं के साथ मिश्रण करा के, यानी दूसरी धातुओं के साथ उसकी रिएक्शन करवा के। जैसे कि ये ऊपर आपको धातु दी हुई है, तो स्टेनलेस स्टील एक जंग रोधी मिश्र धातु, कभी भी ये ऑप्शन आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है। तो ध्यान रखिए स्टेनलेस स्टील एक धातु नहीं है, ये एक मिश्र धातु है और कैसी है, जंग रोधी। इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं। अब स्टेनलेस स्टील में कितना कितना मिश्रण होता है, ये मिश्रण आपको ध्यान रखना है। क्रोमियम 18%, निकेल 8% और आयरन 74%। ये मिश्रण आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। कैथोडिक रक्षण द्वारा, तो अब क्या कर दिया जाए, बाह्य धातु के अनुप्रयोग द्वारा धातु कैथोड बनाई जाती है, तो इस टाइप से भी इसके रस्टिंग को रोका जा सकता है। कृत्रिम एनोड प्रयुक्त करके, तो जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तार द्वारा आयरन की वस्तु से जुड़ी होती है। ऐसी वस्तुओं में भी क्या होती है, जो विद्युत धारा होती है अधिक क्रियाशील धातु की ओर बहेगी और आयरन की जंग से रक्षा करती है, क्योंकि ये जो धातुएं हैं ये ज़्यादा क्रियाशील है और विद्युत द्वारा इस ओर चली जाएंगी, जिससे रस्टिंग इनकी बच जाएंगी और वो धातु नष्ट होने से यहाँ पर बच जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं, ये तीनों वीडियो के जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही आने वाले वीडियो में आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।